नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्त जब खराब चलता है तो बड़े से बड़ा आदमी भी हिल जाता है। अब मोदी और शाह को ही देखिए, जिन सांसदों से कभी बात नहीं करते थे, फोन पर भी बात नहीं करते थे, आज उनसे हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई, मोदी जी सांसदों की कार्यशाला में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में मोदी जी मंच की जगह जो सबसे पिछली रो थी, उस पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। इस कदर घबराहट है, हाथ जोड़ने का वक्त है। अब मोदी जी मंच से पिछली सीट पर आ गए। ये जो बेचैनी या घबराहट है, इसकी वजह यह नहीं है कि मोदी जी बैसाखियों पर चल रहे हैं, मोदी जी अल्पमत में। इसकी वजह यह है कि जिन सांसदों को वोट देना है, उसमें से कई सांसद ऐसे हैं जो बागी तेवर के साथ दिख रहे हैं, और कुछ लॉबीज ऐसी हैं जहां पर तलवारें खिंची हुई हैं। बीजेपी सांसदों में तलवारें खिंची, उनकी लॉबीज के बीच पे। मिसाल के तौर पर बिहार के सांसद, बागी सांसद राजीव प्रताप रूडी, उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है झारखंड के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के साथ। और दोनों में, मैं ठाकुर और पंडित लॉबी की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में तलवारें खिंची हैं और कैमरे पर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। यानी बीजेपी के सांसद आपस में भिड़े हैं और 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का मतदान है, वो भी गुप्त मतदान। अब रूडी और निशिकांत दुबे यानी ठाकुर साहब और पंडित जी, इनमें क्या लड़ाई है ये मैं आगे बताऊंगा। क्या क्या बोल रहे हैं कैमरे पर ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये मोदी जी और शाह साहब ये बेचैन क्यों हैं, घबराए क्यों हैं। अब दोस्तों, जानकारों के मुताबिक गुजरात लॉबी को लगता है, मोदी और शाह को लगता है, खासकर मोदी जी के चाणक्य को लगता है कि बीजेपी के कुछ बागी सांसद, नाराज सांसद, जिनको पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, वो कहीं इस मौके पर क्रॉस वोटिंग ना कर दें। और क्रॉस वोटिंग से मेरा मतलब है कि बीजेपी का सांसद एनडीए के उम्मीदवार की जगह अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी, इनको वोट ना कर दें। उसकी वजह यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां सांसद सीक्रेट वोटिंग करता है, गुप्त मतदान करता है, यानी किसको वोट दे रहा है इसका पता नहीं चलता। खेल की गुंजाइश रहती है और इसीलिए शाह और मोदी थोड़ा सा बेचैन है। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि भले ही बीजेपी घबराई हुई है, लेकिन अगर आप कागज़ पर देखेंगे, पेपर पर देखेंगे, तो लोकसभा हो वहाँ भी एनडीए के पास नंबर है। राज्यसभा के अगर आप संख्या बल देखते हैं तो वहाँ भी बीजेपी के पास नंबर है, एनडीए के पास नंबर है। यानी एनडीए को इस चुनाव में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं, लीड है, उनको बढ़त है। लेकिन इस बढ़त के बावजूद ये जो बगावत है, इसका जो उठता धुआं है, इससे पार्टी का नेतृत्व घबराया हुआ है और इस धुएं को विपक्ष भी देख रहा है। और इसीलिए विपक्ष के नेता, कांग्रेस के डिप्टी लीडर राज्यसभा में प्रमोद तिवारी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा कि भाई आंकड़े से कुछ नहीं होता, असली आंकड़ा अंतरात्मा की आवाज है। काहे क्या आंकड़े जब दल पर चुनाव नहीं है, जब सिंबल पे चुनाव नहीं, तो किस बात के आंकड़े? अंतरात्मा सबसे बड़ा आंकड़ा। अब दोस्तों, इसी मंगलवार को 9 सितंबर को मतदान है, वोटिंग है। दिन तो बस उंगलियों में बचे, बल्कि यूँ कहूँ घंटे बचे। तो मोदी और शाह माहौल देखकर अपने सारे सांसदों को एकजुट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज एक लंबी कार्यशाला सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मोदी जी, शाह साहब, नड्डा साहब, इनके नेतृत्व में चलती रही। यानी मोदी की कोशिश है कि सबको एकजुट करो, भरोसा पैदा करो, बगावत ना हो जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। और उधर सांसदों का हाल यह है कि तलवारें खिंची हुई हैं। आप सोचिए, 48 घंटे पहले, चुनाव से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर राजीव प्रताप रूडी का लेटेस्ट इंटरव्यू वायरल हो रहा है और बीजेपी के सांसद रूडी अपने ही सांसद पार्टी के निशिकांत के बारे में कह रहे हैं कि ये तो अहंकारी हैं। बहुत कुछ कह रहे हैं, अंग्रेजी में बहुत कुछ कह रहे हैं, अहंकारी है। निशिकांत को लगता है पार्टी यही चला रहा है। There are individuals. This is Nishikant Dubey you're talking about. Dubey? So when individuals become arrogant. तो एक तरफ राजीव प्रताप रूडी अपनी ही पार्टी के सांसद दुबे जी, निशिकांत दुबे को अहंकारी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ दुबे जी जो हैं वो भी मौका नहीं छोड़ रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
और बाकायदा कैमरे पर निशिकांत दुबे ने कहा कि भाई ये जो क्लब है, सांसदों का ये जो क्लब है जिसकी अगुवाई रूडी कर रहे हैं, इस क्लब को इन्होंने बिजनेसमैन और दलालों का अड्डा बना दिया। सोचिए, एक बीजेपी का सांसद दूसरे सांसद के खिलाफ कैमरे पर क्या कर रहा है। सब कुछ कैमरे पर चल रहा है। ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले, कुछ घंटे पहले, 48 घंटे पहले, अगर दो पावरफुल लॉबीज एमपीज़ की अगर ये आपस में भिड़ी हुई हैं, कैमरे पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल हो रहा है, तो इसका क्या असर बाकी बीजेपी के सांसदों पर पड़ेगा? और अगर सांसदों पर इसका असर पड़ता है तो क्या गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग हो सकती है? और यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भले ही मोदी का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई, अगर बीजेपी के कुछ सांसद, एनडीए के कुछ सांसद, उन्होंने इधर का वोट उधर दे दिया और जो एक्सपेक्टेड गिनती है, जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं बीजेपी के, वो कम आए, यानी उम्मीद आप 425 कर रहे हैं या 440 कर रहे हैं और आपको मिले 418, 415, कुछ वोट भी अगर कम हुए तो कई सवालिया निशान मोदी की लीडरशिप पर लगेंगे। जी हां, 2014 में स्थिति नहीं थी, 19 में नहीं थी, लेकिन 24 में कई सवाल मोदी की लीडरशिप पर उठेंगे कि पार्टी के सांसद मोदी और शाह का कहना नहीं मान रहे और यहां से एक उल्टी गिनती शुरू हो सकती है मोदी जी के लिए। अब दोस्तों, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि लीड के बावजूद, बढ़त के बावजूद बीजेपी में घबराहट है और इसीलिए आज मैंने खास मेहमानों को बुलाया, 3 खास मेहमानों को बुलाया। तीनों ही बीजेपी को भीतर से जानते हैं, राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं। हमारे साथ आज वेंकटेश प्रसाद होंगे, बहुत बरसों तक बीजेपी को कवर करते रहे। मैंने आज इनको बुलाया इसलिए क्योंकि अंदर की बातें बताते हैं, खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं। मैंने आज सतीश के सिंह साहब को ही बुलाया है और सतीश के सिंह साहब ने तकरीबन 35-40 बरस दिल्ली में पत्रकारिता को दिए हैं। उनको भी सुनिएगा, रग रग से वाकिफ़ हैं। कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे मंत्री जिनको 35-40 साल से जानते हैं सतीश के सिंह। उमाकांत जी भी होंगे, 30-32 वर्षों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। इन तीनों को सुनिए, बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, खुलकर बोलने वाले हैं। पिक्चर क्लियर होगी कि बढ़त के बावजूद ऐसी नौबत आ गई कि मोदी जी घबराए हुए हैं। लखेड़ा साहब, राजीव प्रताप रूडी और निशिकांत दुबे दोनों ही कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, दोनों ही सांसद हैं और दोनों ही उपराष्ट्रपति चुनाव में अहम वोटर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। दोनों ही भिड़ गए हैं। पहले बहुत कुछ निशिकांत दुबे ने कैमरे पर बोल दिया, इशारा करते हुए रूडी की तरफ, और आज रूडी ने, जो आज इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, निशिकांत दुबे को बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। ये जो झगड़े हैं मोदी और शाह की नाक के नीचे, ये झगड़े हमने 2014 से 19 के बीच में नहीं देखे और 19 से 24 के बीच में नहीं देखे। ये जो लक्षण है आपको क्या बता रहा है? क्या बीजेपी में कहीं ना कहीं आपको लगता है अंतर्द्वंद है, खींचतान है बीजेपी के भीतर? देखिए, अगर खींचतान नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी की जो 6 जून को बैठक हुई थी वो एनडीए की बैठक नहीं होती, वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई होती, जिसमें मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट चुना गया। और तब से लेकर के 1.25 साल हो गया है, आज तक कोई खुले मन से, कोई इस तरह से नहीं हुआ कि पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं हो रही है। आप ये देखिए ना कि पूरा मैदान खाली है, कोई हिम्मत नहीं हो रही है और पार्टी के भीतर जो आंतरिक डेमोक्रेसी तथाकथित, जिसकी हम चर्चा करते थे कि आंतरिक डेमोक्रेसी है और झंडा बुलंद है और डंका बज रहा है, मुझे लग रहा है कि हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी में। और आज जो टिप्पणियां की गई हैं राजीव प्रताप रूडी के द्वारा, वो टिप्पणियां वो केवल निशिकांत दुबे पर नहीं है। निशिकांत दुबे तो एक प्यादा है। देखिए जो टिप्पणियां की गई, डायरेक्ट गुजरात लॉबी पे की गई टिप्पणियां, और इनकी हिम्मत नहीं है कि जवाब देने की, क्योंकि निशिकांत दुबे तो हो रहा है जी। निशिकांत दुबे जो हैं वो एक बिसात पर मोहरा है। असली ये जो टिप्पणियां, जो तलखी है, ये तलखी कहीं ना कहीं मोदी और शाह, जो गुजरात लॉबी, उसके तरफ रूडी ने की, ऐसा लखेड़ा साहब कह रहे हैं। मैं जरा सतीश के सिंह साहब के पास आ रहा हूँ। सतीश जी, आप तो बिहार का मिजाज भी समझते हैं और ये दोनों निशिकांत दुबे और
राजीव प्रताप रूडी दोनों बिहारी हैं, एक झारखंड के हैं और एक जो है वो बिहार से हैं। लेकिन सवाल है कि निशिकांत दुबे और सिर्फ रूडी ही नहीं उलझे हुए हैं। क्या ये बात सही है? कई और सांसद हैं जो मोदी जी से नाराज है। जैसे अगर मैं नाम लूं तो रविशंकर प्रसाद भी हैं। अब नाम लेने में तो फिर हम गडकरी साहब का भी नाम ले सकते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं सतीश केस सिंह कि बीजेपी के भीतर पार्टी के कुछ ऐसे सांसद हैं जो मोदी और शाह से नाराज हैं? क्या आप मानते हैं कि कुछ आपको भी बगावत का धुआं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? दीपक जी, मैं आपके पिछले जब मैं पिछली बार आया था तो 2 शो का जिक्र करना चाहता हूं, और उस 2 शो में इस बात का मैंने जिक्र किया था कि देखिए, ये 1 महीना बहुत भारी है। जी जी, आपने कहा था। तो जब मैंने कहा था तो शायद उसका कोई अंतर्निहित अर्थ था, बिना वैसे तो धुआं नहीं था। और अब धुआं थोड़ा जंगले से निकल रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, पहली बात। जी। दूसरी बात, राजीव रूडी को मैं आज से नहीं 35-40 साल से जानता हूं। ओके, 35-40 साल? जी, Oh my हमारे God, मोहल्ले के ही रहने 35-40 वाले साल हैं। आपके? हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं पटना में। चलिए, ओहो, अच्छा अच्छा। और जी। रूडी साहब जो हैं, आपको मैं बता दूं, जो ठाकुर लॉबी है, राजपूत लॉबी जिसको हम कहते हैं, उसके बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। इस चीज को समझ लीजिए। तो रूडी साहब हैं, और रूडी साहब, अब यह मैं नहीं कह रहा हूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसा चुनाव हो जाएगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि 1, 2, 4, 5, 7, 10 वोट छिटक जाए तो ये बहुत बड़ा न्यूज होगा। और ये कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, 240 आने के बाद भी कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे लगता है कि, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कि ये पॉलिटिक्स का ही नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिक्स रिटर्निंग टू नॉर्मल हो रहा है। ऐसे ही पहले होता था। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो ये इसमें सवाल मैं ज्यादा छोड़ रहा हूं। हाँ, क्यों हो रहा है बता तो दीजिए। अगर मोदी जी का दबदबा कम हो रहा है, चीजें नॉर्मल की तरफ बीजेपी में आ रही, तो क्यों हो रहा है? क्या मोदी जी कमजोर हो रहे हैं? देखिए, सुनिए ना, 4-5 उदाहरण दे देता हूं। मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई, अगर बीजेपी प्रेसिडेंट चुनना होता उनको तो वो कब का चुन लेते। जी। ये छोटा बयान नहीं है, बहुत बड़ा बयान है। छोटा बयान नहीं है, यह बहुत बड़ा बयान है। जी। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि दोनों आरएसएस और बीजेपी के बीच में, मैंने आज की बीजेपी जो है उसके बीच में संघर्ष है, दुश्मनी नहीं है। संघर्ष तो है। तीसरी बात, जिस तरह से धनखड़ का इस्तीफा लिया गया, क्या हुआ। चौथी बात, एक चीज जो मीडिया में आया, एक अखबार में ही आया, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें ये 5 कॉलम की खबर छपी कि मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस के शीर्षस्थ लोगों की बैठक में देश की आर्थिक स्थिति पर, देश के आर्थिक हालात पर, गैर बराबरी पर 10-20 सवाल कर दिए, और ये रिपोर्ट हो गई। ओके, बढ़िया से रिपोर्ट हो गई। मोहन भागवत भी थे। बड़ी तो बात। ऐसी चारों चीजें हो रही हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। जी हम, जी मैं आऊंगा उस पर। अंतर्राष्ट्रीय मैं ये कहना चाहता हूं कि हर चीज जो रुका हुआ फैसला हो रहा है, ऐसा लगता है कि फायर फाइटिंग हो रहा है। आपके ही शो के कुछ अंश में देख रहा था जिसमें ये बताया गया कि भाई, मोदी जी कुछ टीडीपी वालों को बुला के मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बात आपने कही। जी हाँ। तो ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? और एक अंतिम बात जरूर कर दूंगा, थोड़ा टाइम एक्सीड कर गया हूं। अगर राजीव प्रताप रूडी इस तरह से बात कर रहे हैं, इतनी जरूरत कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब कुछ ही दिन में बिहार का चुनाव घोषित होने वाला है। ये छपरा का आदमी ओके, है कि नहीं? तो बिहार का चुनाव घोषित होने वाला है। अब इसका आप लोग बढ़िया से आप अर्थ लगाइए। आ रहा हूं सतीश जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। सतीश जी ने कुछ इशारे किए हैं कि भाई ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। मैं जरा वेंकटेश जी के पास आ रहा हूं। वेंकटेश जी,
एक लंबे समय से आप बीजेपी को देख रहे हैं, भीतर से देख रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई बीजेपी के अंदर आज की तारीख में जब मोदी अल्पमत में हैं, कमजोर हैं, क्या बीजेपी में झगड़े हैं अंदर ही अंदर? और राजीव प्रताप रूडी तो एक ट्रेलर हैं, इन्होंने जो कुछ आज कहा। क्या झगड़े हैं बीजेपी में, वेंकटेश जी? ऐसा है कि मोदी जी जो उनकी इमेज जो 2014 और 2019 में थी, वो 2024-25 में नहीं है। ये तो खुद बीजेपी भी जानती है, नंबर 1। नंबर 2, 4 स्टेट्स ऐसे हैं अपने देश में थोड़ा ऊंचा। जहाँ जहाँ मैं हाँ, नाम बता रहा हूँ मैं। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है टू सम एक्सटेंट राजस्थान और महाराष्ट्र, जहाँ उनकी हर बात नहीं मानी जाती है। कहीं न कहीं आपको अलग-अलग स्वर बीजेपी के नेताओं से दिखने यानी सुनने में आ जाएँगे। तो ये 4 स्टेट वो सँभल नहीं पाएँगे। वो करना चाहते थे उत्तर प्रदेश का गुजरात, लेकिन वो कर नहीं पाएँगे क्योंकि वहाँ जो है योगी बैठे हैं और जैसा राजीव प्रताप रूडी ठाकुर है, राजपूत है, तो पूरी लॉबी उन्होंने क्या हश्र बना दिया राजनाथ सिंह का आपको पता है। वो है सरकार में, लेकिन उनका असर कितना है पता नहीं। सरकार सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह, यानी गुजरात लॉबी है। जी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव हुए, ये तो शुरुआत थी और उनको पता चला कि अभी मोदी जी वो फुल फॉर्म में नहीं आएँगे, कि जो खुद मोदी जी कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, वो नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल अफेयर्स है, बाद में इकोनॉमी में क्या होगा पता नहीं है। अमेरिका ने जो टैक्स बढ़ा दिया है, टैरिफ जो बढ़ा दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पता नहीं है। और ये सरकार लिख के लीजिए आप कि इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स में ये सरकार का कभी चला नहीं है। चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जो भी आज तक जो उन्होंने डिसीजन फेलियर। लिया है, उनका फेल्योर है, कंप्लीट अटर फेल्योर है। और मोदी जी आप उनके पास नया सपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो काम कर रहे हैं अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बातें कहीं न जी। कहीं बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनके जो सेकंड, थर्ड लाइन है, उनको पता चला है। अब वो चाहे रिटायर होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, वो बात अलग है। लेकिन अभी वो ज़्यादा दिन इस जैसे चंद्रशेखर कहते थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, एवरेस्ट जीतने के बाद में वहाँ कोई मकान करके नहीं रह सकता, उसको नीचे आना पड़ता है। तो जी। मोदी जी ये 2001 से सत्ता में है और कितने दिन रहेंगे? तो मुझे लगता बड़ी है ये बात। शुरुआत है। और जो आपने कहा निशिकांत दुबे का, वो अपने आप को खुद ट्रबल शूटर का रोल उन्होंने लिया है, लेकिन मोदी जी ने उनको कैबिनेट में अभी आज तक जगह नहीं दी है। बड़ी वो बात। खुद ट्रबल शूटर की बात करते हैं, तो जी। देखते हैं, लेकिन ये बात इतना आसान नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके अंदर अभी तक के जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के, कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग हो गई है। आप कितना भी कितना भी उसके अंदर आप प्रिकॉशन जी। लीजिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग होती क्रॉस है। वोटिंग होती हाँ, तो ये पता चलना है कि लोग आएँगे क्या नहीं आएँगे, कोई क्रॉस वोटिंग करेगा, कोई बोलेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बोलेगा मेरे घर में कोई बीमार है, पत्नी बीमार है, फलाना है, ढिमाका है। तो अगर बीजेपी फुल स्ट्रेंथ में नहीं आती, तो ये पहला इंडिकेशन है कि बीजेपी ओके। ऑल इज़ नॉट वेल इन द बीजेपी। चलिए 9 तारीख को देखेंगे। एक बड़ी बात वेंकटेश साहब ने कही, मुद्दतों से बीजेपी कवर करें। इनका ये कहना है कि भाई एवरेस्ट चढ़ने के बाद, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने के बाद वहां रुकना बहुत मुश्किल है, आदमी नीचे उतरता ही है और ऊंट पहाड़ से नीचे उतर रहा है। इसीलिए बीजेपी में तमाम आप देख रहे हैं सारी के सारे संकेत झगड़े के मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बगावत का धुआं दिख रहा है, क्योंकि मोदी जी पहाड़ से अब नीचे उतर रहे हैं, उतार है इस वक्त। मैं एक चीज जानना चाह रहा था लखेड़ा साहब, क्या क्रॉस वोटिंग जो भी वेंकटेश जी ने कहा, क्रॉस वोटिंग की संभावना रहती, आशंका रहती है? और अगर बीजेपी की तरफ से, मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोस्तों से भी कहना चाह रहा हूं, एक्सपर्ट से भी कहना चाह रहा हूं कि हम यहां हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छी लीड है राज्यसभा लोकसभा में, 70-80 वोटों की लीड है। तो हम हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी से या एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या आपको लगता है लखेड़ा साहब क्रॉस वोटिंग हो सकती है? आशंका है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती है, भले ही 10 सांसद बीजेपी के उधर चले जाएं, क्योंकि गुप्त मतदान है, तो क्या मोदी के लिए मैसेज बहुत स्ट्रांग है फिर? देखिए, आखिरी वोट तक क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश है। और मैंने कम से कम 5 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखे हुए हैं। काउंटिंग सेंटर पे भी गए, मतलब पार्लियामेंट में चक्कर काट रहे हैं, वहां काउंटिंग चल रही है, यहाँ वोटिंग हो काउंटिंग रही है। सेंटर पे रहे तो जी। हमने ये देखा कि आखिरी वोट तक
इस बात का डर बना रहेगा कि क्रॉस वोटिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने बीजेपी के अंदर ही एमपीज को इतना नाराज कर रखा है, उनसे इतनी बदतमीजियां दुर्व्यवहार किया हुआ है कि वो तो ताक पर है बीजेपी के एमपी। देखिए वो वोट क्रॉस वोटिंग हो या ना हो, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपने अपने क्षेत्रों में है, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं कुछ आ रखा है, कहीं कोई दिक्कतें हैं, कहीं अपने अपने क्षेत्रों में वो बिजी हैं। अब वो दिल्ली आएंगे और उनको उनको जिस तरह से पिछले 11 साल से भले ही टिकट दे दिया हो, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आज कोई हैसियत नहीं रह गई है। उसका वजह क्या है कि इंटरनल जो डेमोक्रेसी है पार्टी में वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मतलब वो हमको एमपीज बताते हैं कि भाई हम तो बंधुआ मजदूर है, जहां कहेंगे वहां जाएंगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात यह है कि इसमें ना तो कोई व्हिप है, ना कोई इस समय आपका बोर्ड को दिखाना पड़ेगा, आपका गुप्त मतदान होगा। तो ऐसी आशंकाएं मेरे को नहीं है और हम चारों को नहीं है, ऐसी आशंकाएं गुजरात लॉबी को है, मैनेजरों को है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। नहीं तो ये डर किस बात का है? ये डिनर, ये मीटिंग, ये वर्कशॉप, ये ड्रामा तो हमने आज तक नहीं देखा। इतने इलेक्शन हो गए। जी समझ गया। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई हमें जो है, हमें कहीं आशंका नहीं है क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग का डर मोदी शाह को है। सतीश भाई, ये जो एमपीज को पहले नड्डा साहब ने डिनर का न्योता दिया, फिर प्रधानमंत्री ने डिनर का न्योता दिया, फिर दोनों डिनर कैंसिल हो गए, बता दिया साहब बाढ़ आ रही है, फलाना है, उसके बाद वर्कशॉप हो रही है। यानी बीजेपी के जितने सांसद हैं इनको इकट्ठा करना, एक छतरी के नीचे लाना, इनको एक जगह जमा करना, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कोई सरकार थोड़ी ना गिरने जा रही है। इतना डर क्यों है गुजरात लॉबी को कि सबको इकट्ठा कर रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। देखिए, ये जो मौजूदा सत्ता है वो एकदम एब्सोल्यूट में विश्वास करती है। ये थोड़ा सा भी एक न्यूज आ गया, भले ही सोशल मीडिया आए कि एक ऊपर आए कि एक दो लोग छिटक गए, तो उनको लगता है कि इससे बहुत जग हसाई होगी। तो मेन बात यह है। दूसरा जो लखेड़ा साहब ने कहा कि अंदर में समस्याएं हैं, उनकी शायद वक्त नहीं है एमपीज की बहुत की, वो शायद नाराज चल रहे हैं। मैं आपको खुद का एक वाकया बता देता हूं। आज से 1.5-2 साल पहले इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव रूडी बैडमिंटन खेलने आए थे और बीजेपी के 4 नेता थे। वो लोग कहे कि वो तो बाहर नहीं आएंगे भाई, हम लोग नहीं उनसे बाहर मिल सकते हैं, बहुत दिक्कत है, सब लोग देख लेगा। और वो चारों के चारों मेरे आंख के सामने वो अंदर बैडमिंटन हॉल में मिले गए। तो एक तो ये स्थिति थी, शायद ठीक हुई है। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ, एक अमित शाह जी ने राजीव राय जो समाजवादी के एमपी हैं उनको फोन किया। ये सब आपने पहले सभी सुना था क्या? क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बहुत तरह की चीजें हैं जो कि सामने दिख रहा है। अगर कुछ क्रॉस वोटिंग हो गया, जो कि लगता है कि होगा, तो ये राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि अभी तो सरकार के दिमाग में कई बातें चल रही होंगी। एक बिल भी है 30 दिन वाला, जो अरेस्ट वाला है या कुर्सी जाने वाली बात है। उसमें तो 2/3 मेजोरिटी खोजता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस तरह के बिल कैसे पास होंगे अगर ऐसे समस्याएं, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे? तो समस्याएं हैं। लगता है कि सरकार के सामने, भाजपा के सामने खुद प्रेसिडेंट नहीं हो पा रहे। इस तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। वेंकटेश जी, अगर मान लीजिए जैसा कि आशंका जताई जा रही है और गुप्त मतदान है, सीक्रेट बैलेट है, व्हिप जारी नहीं है, पार्टी लाइन पे वोट करना जरूरी नहीं है, मान लीजिए बीजेपी या एनडीए के कुछ सांसद विपक्ष के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, क्रॉस वोट कर देते हैं, तो इसका असर क्या होगा मोदी सरकार पर, मोदी और शाह पर? क्या बहुत गंभीर इंपैक्ट होगा? मतलब अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर आगे क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि ऑन पेपर उनके पास नंबर है, एक वोट से भी उनका कैंडिडेट, हाँ बीजेपी के पास में या एनडीए के पास में एक वोट से भी उनका कैंडिडेट जीत के आया, तो ऐसा कुछ खतरा नहीं है। लेकिन जो नया वाइस प्रेसिडेंट रहेगा उसको हाउस चलाने में दिक्कत रहेगी। एक तो बात है। दूसरी उसका असर क्या होगा? बीजेपी के अंदर जो प्रोस्पेक्टिव बागी है, जो मौके की तलाश में है, वो खामोश नहीं बैठेंगे। 3 साल बाकी है, 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, उसके बाद में
बहुत सारे ऐसे बिल हो गए, पार्लियामेंट का फंक्शनिंग होगा, पार्टी का भी उन्होंने, जैसा कि जब 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 पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो हर हफ्ते उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी, लेकिन 2024 के बाद भी मीटिंगें नहीं ले रहे वो। नेशनल एग्जीक्यूटिव हर 3 महीने के बाद में होती थी, वो भी नहीं ले रहे। अपने एमपी से उनके गुजरात लॉबी के अंदर डर क्यों है? एक तो मोदी के नाम पे वो जीत के आए, ऐसा बताया जाता है, मोदी जी के नाम पे आए, मोदी जी के नाम पे आए। ये बात है, उनके नाम पे अगर बीजेपी जीतती है, उनके वर्कर्स जीतते हैं, पावर में आते हैं, तो फिर ये इतना इतना ऐसे मैसेजेस क्यों दिया जा रहा है? ओके और तीसरी बात, दूसरे पार्टीज के लोगों का अप्रोच होना, इसका मतलब है कि उनका अपने नंबर पे ऊपर भरोसा नहीं है। ओके अगर ये होता तो समाजवादी पार्टी से वो अप्रोच नहीं होती। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचे। मैं एक ही सवाल करूंगा, रिपीट करना चाहता हूँ दोनों तीनों से। मेरा सवाल सबसे पहले लखेड़ा साहब पे, फिर मैं सतीश जी के पास और फिर वेंकटेश जी के पास रहा हूँ। 30 सेकंड का वक्त है। क्या ये लखेड़ा साहब ऐसा पॉसिबल है कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, ये तेलुगु प्राइड के नाम पे लड़ रहे हैं, तेलुगु गर्व के नाम पे लड़ रहे हैं, तेलुगु अस्मिता के नाम पे लड़ रहे हैं? नायडू की पार्टी का नाम तेलुगु देशम पार्टी है, तेलुगु अस्मिता पे पार्टी खड़ी है, इधर तेलुगु अस्मिता पे कैंडिडेट है। क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है नायडू की पार्टी में? कुछ सांसद इधर से उधर जा सकते हैं। देखिए, अभी जब तक जो साइकी हमने देखी, हम तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साइकी देखी कि वो इस चीज पे बहुत रिजिड है। जैसे तमिलनाडु वाले हैं कि भाई तमिलियन होना चाहिए, ऐसे तेलुगु का भी प्राइड है, उनका प्राइड अपना है। और चुपचाप अगर आप वादा भी करते हैं मोदी जी से कि हम वोट करेंगे और नहीं देंगे तो आप उनका क्या उखाड़ लेंगे? क्या कहां से कैसे पकड़ेंगे? कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि आप पकड़ लेंगे, आपने क्रॉस वोटिंग की है। असली बात यह है, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के एमपीज का डर खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो इसका उदाहरण है कि डर खत्म हो गया, तो लोग सोच रहे देखा जाएगा, जो 3 साल बाद 3.5 साल बाद टिकट ही तो काटेंगे, और क्या काटेंगे जी। डर खत्म हो गया बीजेपी का। तेलुगु देशम, तेलुगु अस्मिता का उम्मीदवार। सतीश भाई, क्या लगता है? तेलुगु देशम पार्टी और तेलुगु उम्मीदवार है विपक्ष का, और सबसे बड़ी चीज जस्टिस रेड्डी जो हैं पुराने दोस्त हैं नायडू साहब के। आपको लगता है क्रॉस वोट हो सकता है? देखिए, मैं तेलुगु देशम की तो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में आएगी, लेकिन है वो कि हाँ वो क्या करेंगे। मैं इतना मानता हूं कि क्रॉस वोटिंग तो इस बार होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं हाथ उठाया था, उंगली उठाई थी ये बताने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के एक दिन पहले मैं एक समारोह में था, और मैंने वहां देखा था कि उस चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई ठाकुर नेता दिल्ली में कैंप कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर राजीव रूडी अगर योगी से संपर्क में हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। चलिए, बड़ी बात कह दी। सब तमाम लॉबियां बीजेपी में चल रही हैं। वेंकटेश जी, क्या तेलुगु देशम पार्टी, नायडू बाबू, तेलुगु गर्व, तेलुगु अस्मिता के नाम पर उनके कुछ सांसद इस गुप्त मतदान में गुप्त खेल कर सकते हैं अस्मिता के नाम? मैं तेलुगु देशम पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि बीजेपी कितनी इंटैक्ट है इसके बारे में संशय है, कितनी इंटैक्ट है। हाँ, चलिए, वेंकटेश साहब कह रहे हैं कि साहब मैं छोड़िए, तेलुगु देशम पार्टी छोड़िए, बाकी पार्टियां छोड़िए, नीतीश की पार्टी छोड़िए, बीजेपी में ही शक है, बीजेपी में ही संशय। और यही बात कहीं ना कहीं इशारा किया है सतीश जी ने, यही उमाकांत जी ने किया है। तीनों ही महारथी हैं, 30-35 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति देख रही हैं, सबको जानते हैं एक दूसरे को। इन तीनों का ये मानना है कि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि मोदी 2014 और 2019 की जमीन पे नहीं है। प्रचंड बहुमत वाले अब गुजरात लॉबी नहीं रही, गुजरात लॉबी बैसाखियों पर चल रही है। कमजोर वक्त है, प्रेशर ज्यादा है, लोग नाराज हैं, क्रॉस वोटिंग करने की गुंजाइश है, क्योंकि मतदान गुप्त है, सीक्रेट है, और उसकी पहचान नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है 9 सितंबर को। लेकिन फिर मैं क्लेरिफाई कर दूं, अभी भी 70-80 सीटों की लीड है। एक तरह से चुनाव पेपर पे बीजेपी एनडीए जीत रही, लेकिन अगर क्रॉस वोट हुई तो कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच वेंकटेश जी, थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।